Hello, ladies and gentlemen, and my dear friends. Good evening to you all. I am Dr. Anu Bhai Soni again with you to continue the very important, significant discussion on the Enforcement Directorate. During our last meeting, we were talking about the powers given to the Enforcement Directorate particularly by the Prevention of Money Laundering Act 2002. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पिछले मुलाकात में आपको बताया था कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको जिन अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है या जिन कानूनों को वो लागू करने का काम करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इसके तहत इस एक्ट के तहत एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की व्यवस्था की गई है धारा 6 के अंतर्गत, और उसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारी शक्तियां दी गई। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जिसको अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के 1999 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, उसके अंतर्गत भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अधिकार दिए गए हैं कार्रवाई करने के। ये जो कानून है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दिस इज नोन एज ए फेमा। दिस कानून, दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। लेकिन इसमें और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो प्रावधान है उसमें फर्क यह है, कार्यवाही में फर्क यह है कि धन शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है उसमें जो मामला है वो क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। स्पेशल ईडी के इसका स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट होता है जहां पर कार्रवाई होती है, एक आपराधिक कार्रवाई होती है, इसमें दंड का प्रावधान है। जबकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत यदि किसी कानून का किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है और जब उस पर ईडी कार्रवाई करती है तो उसकी जो कार्रवाई वो सिविल कोर्ट में चलती है। जो दीवानी न्यायालय है, जो सिविल कोर्ट है, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमे हैं वो चलते हैं। जबकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत यदि ईडी कोई कार्रवाई करती है तो ये जो मामला है ये स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, इसे जिसको आम बोलचाल की भाषा में ईडी कोर्ट भी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, संभवतः यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, आई एम रिमेंबरिंग वेल, आई स्टेटेड यू दैट वन मोर इंपॉर्टेंट लॉ इज दिस इज द फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसके तहत भी ईडी को कार्यवाही करने का अधिकार मिला हुआ है। इसी के तहत जिन लोगों ने जिन लोगों ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और भारत से बाहर भाग गए, जिसमें माल्या का नाम आपने सुना होगा, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, और भी कई ऐसे अन्य 10 लोगों के नाम मैं बता सकता हूं जिनके ऊपर ईडी ने कार्यवाही की है इसी कानून के अंतर्गत। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑन स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, इसके अंतर्गत भी जो ईडी है वो कार्यवाही करती है। ये तो हुआ साहब ईडी किन किन अधिनियमों के तहत, किन किन कानूनों के तहत कार्रवाई करती है, उस कानून को इन्फोर्स करती है, और इसीलिए इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो एजेंसी कुछ मामलों में सो मोटो कार्रवाई करती है। सो मोटो का मतलब होता है खुद के विवेक से, यानी यदि उसको कहीं से इस प्रकार, इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ही उसको ये सो मोटो के तहत कार्रवाई, स्वविवेक के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है,
बाकी में उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरी एजेंसी से कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई कंप्लेंट प्राप्त होता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है, तभी वो कार्रवाई करते। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको कोई इनपुट मिला है कि कोई इनकम टैक्स का नहीं पटाने गए, इनकम टैक्स की चोरी का कोई बड़ा स्कैम है, कोई बड़ा केस है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको इनपुट मिलता है, कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई कंप्लेंट मिलता है, तब ईडी कार्रवाई करती है। लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, इसके अंतर्गत ईडी को स्वमोटो इसको बोलते हैं, स्व विवेक से स्वस्फूर्त होकर के कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है। अब ये कार्यवाही कैसे करती है? तो कहा गया कि जिस प्रकार से एक पुलिस एजेंसी, जो पुलिस सिस्टम है, आप जानते हैं कि जो पुलिस एजेंसी है, पुलिसिंग सिस्टम है ना, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो, चाहे सेंट्रल लेवल की पुलिस सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम में कार्रवाई, हाउ यू स्विच ऑन द पुलिस इंक्वायरी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस प्रोसीडिंग बाय लॉजिंग एफआईआर। सामान्य तौर से एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिसिंग एजेंसी है, या पुलिस एजेंसी है, पुलिस सिस्टम है, या पुलिस व्यवस्था है, वो कार्यवाही की शुरुआत करती है ना। इसी प्रकार से ईडी की कार्यवाही, खास करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इसी ईडी की जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही को शुरू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ECIR, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। You may say that it is A is equal as the FIR, but not exactly. बिल्कुल हूबहू ऐसा ही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक पुलिस व्यवस्था के तहत एक पुलिस को कार्यवाही करने के लिए FIR की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से ईडी कार्यवाही करने के पूर्व एक ECIR तैयार करती है। इस ECIR का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो अधिकार है, ये इसे धारा 16 के अंतर्गत प्राप्त है ना। अभी अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे कि धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसकी जो ये धाराएं हैं, उसके अंतर्गत ईडी को इन्वेस्टिगेट करने का, प्रॉपर्टी को अटैच करने का, सीज करने का, अरेस्ट करने का, डॉक्यूमेंट को रिटेन करने का, है ना, किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करने का, यहाँ तक कि पासपोर्ट को जब्त करने का, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो कार्यवाही है, किसी भी संस्था के, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब ईडी कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो निश्चित रूप से ECIR तैयार करती है। ये ECIR किसी आउटर एजेंसी के द्वारा लॉन्च नहीं किया। जैसे FIR एक पीड़ित व्यक्ति थाने में जाकर के दर्ज कराता है, एक आउटर पर्सन लॉन्च द FIR बिफोर द SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन। लेकिन ECIR जो होती है, उसे ईडी स्वयं तैयार करती है अपने द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर। यानी एक प्रकार से ईडी को जो सूचनाएं प्राप्त होती है, उसका ये एक इट इज ए फॉर्मल एंट्री, इट इज ए प्रिलिमिनरी एंट्री of the complaint or input or feedback whatever ED has got from the outer sector या outer sources। इस ECIR के तैयार होने के बाद जो है, ये इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, सर्वे का काम करती है, जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी करती है, प्रॉपर्टी को अटैच करती है, कॉन्फिस्केशन करती है, मतलब राजसात कर सकती है। अटैचमेंट टेम्परेरी होता है 180 डेज के लिए, ये अटैचमेंट आगे चल करके सीजर में आगे चल करके कॉन्फिस्केशन में ही बदल जाता है। ये सारी कार्यवाही करने का जो अधिकार है ईडी को धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 के अंतर्गत प्राप्त है। धारा 50 के अंतर्गत उसे सम्मन जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने किसी को सम्मन जारी किया है, तो दैट कंसर्न पर्सन मस्ट रिस्पेक्ट द issue of the summon and must be appear before the ED authority। इसका मतलब है कि ईडी का जो सम्मन जारी करती है, उस सम्मन का आपको जवाब देना पड़ेगा। उस सम्मन के प्रत्युत्तर में, उसके रिस्पांस में आपको ईडी के अधिकारियों के समक्ष यदि वो चाहते हैं तो उपस्थित होना पड़ेगा, आपका बयान दिया जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि FIR और ECIR में फर्क ये है कि FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी कॉपी
प्रोसीजर के तहत जैसे सीआरपीसी की धारा 154, 157, 167, 172 ये जो धाराएं हैं जिसके तहत एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो ये प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई व्यवस्था, इस प्रकार के सेम प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई व्यवस्था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं है। लेकिन जब आप ECIR तैयार करते हैं ईडी के अथॉरिटी के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि जब आप ECIR बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं और एक प्रकार से पुलिस एजेंसी के समान ही आप इंस्पेक्शन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, अरेस्ट करते हैं, सीज करते हैं, अटैच करते हैं, तो फिर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आजकल जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, उसके प्रावधानों का जो प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? जैसे 154 CRPC में है कि FIR रजिस्टर्ड होता है, 157 में है कि उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देते हैं, 167 में है कि जब 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद 172 में आप केस डायरी मेंटेन करते हैं और फाइनली 173 के अंदर हम चार्जशीट दाखिल करते हैं। ये व्यवस्थाएं अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी है, सिर्फ धाराओं के नंबर बदल गए हैं। अब वो 173, 176, 187, 192 ये धाराओं में बदल गए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रावधान लगभग वही है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जब आप ईडी के रूप में एक पुलिस एजेंसी की तरह, हालांकि आप ईडी इज नॉट एज इक्वल एज द पुलिसिंग सिस्टम और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बट सिंस you act as a police officer, as a police agency, then you must follow the very important provisions of the criminal procedure code relevant to the inquiry and investigation. तो मतलब कुल मिला के ईडी को भी जो एक पुलिस जो प्रक्रिया अपनाती है जांच के तहत, वो प्रक्रिया का पालन उसको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि FIR और ECIR दोनों बिल्कुल एक समान नहीं है। हालांकि दोनों कार्रवाई को स्विच ऑन करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसे इसकी कॉपी अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है, जबकि इसकी कॉपी ECIR की कॉपी देने के लिए ईडी बाध्य नहीं है। ये उसका एक प्रकार से इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसा आपने देखा होगा साक्ष्य विधि में प्रावधान है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई कोई भी, के समक्ष दिया गया बयान, चाहे वो कन्फेशन हो, चाहे ऐसे साधारण बयान हो, वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता है ना। ये व्यवस्था अभी भी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत ये व्यवस्था है। पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत ये व्यवस्था थी, धारा 24, 25, 26 के अंतर्गत कि पुलिस के समक्ष जो भी संस्कृति की जाएगी या पुलिस के समक्ष कोई बयान दिया जाएगा, वो किसी भी तरह से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी के सामने जो व्यक्ति जो बयान देता है, वो जो है वो साक्ष्य अधिनियम के तहत एक एडमिसिबल है, साक्ष्य अधिनियम की तरह ग्राह्य है। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। यदि आपको इस ईडी ने संबंध किया है, यदि आप ईडी के सामने उपस्थित होकर के कोई बयान देते हैं, तो ऐसा बयान जो ईडी अधिकारी दर्ज करते हैं, वो बयान साक्ष्य में ग्राह्य होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ईडी के संबंध में। अब एक जो और भी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ईडी की जो व्यवस्था है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो व्यवस्था है, इसका जो डायरेक्टर होता है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, है ना, कि इसके डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वो एक बहुत हाई पावर कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम के, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं, ये सेक्रेटरी उसके मेंबर्स होते हैं। और जिस व्यक्ति को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसका जो स्टेटस होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट इसका होता है। उसके अलावा जो इसके रीजनल ऑफिसर्स हैं, इस रीजनल ऑफिसर्स जो है, इसकी हेडशिप या इसका जो नेतृत्व करने का या जवाबदारी है, इसके जो मुखिया हैं, वो जो सब स्पेशल डायरेक्टर्स रैंक के होते हैं। जो जोनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, और जितने सब जोनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ये इसकी मतलब ऑफिशियल सिस्टम है किसकी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो हमने ये देखा सर इस डिस्कशन के अंतर्गत कि ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो कुछ विशेष प्रकार के कानून को लागू करने का काम करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
2002। इसके अंतर्गत धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दी, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। धारा 5 के अंतर्गत इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि किस प्रकार से एक ईडी अधिकारी काम करेगा, उसको किस प्रकार से अटैचमेंट का कॉन्स्पिकेशन, प्रॉपर्टी को अटैच करने का कॉन्स्पिकेशन का क्या पावर है। सेक्शन 6 के अंतर्गत इसी प्रकार से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की व्यवस्था है। उसके अलावा धारा 16, 17, 18, 19 इन तमाम के अंतर्गत ईडी अथॉरिटीज को, ईडी ऑफिसर्स को तमाम प्रकार के अधिकार इस प्रकार के धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों के विरुद्ध दिए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस एक्ट के आखिरी में एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में ए, सी और बी ये 3 पार्ट हैं। इस तीनों पार्ट में मिलाकर के लगभग 30 ऑफेंसेस आर शेड्यूल्ड। ये 30 अपराध जो हैं वो अनुसूचित हैं। इन 30 अपराधों के संबंध में यदि ईडी कोई कार्यवाही करती है तो उस कार्यवाही के लिए उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो इस कार्यवाही को सो मोटो ही कर सकती है, स्वविवेक से कर सकती है। यदि उसके पास स्वयं का कोई इनपुट है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो ECIR प्रिपेयर करती है और एक कार्रवाई करती है। तो दीज आर शेड्यूल्ड 30 scheduled offenses which are scheduled in the schedule. It is a part of the Prevention of Money Laundering Act 2002. तो आज हमने इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की। अब अगली मुलाकात में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अभी तक के पूरे देश में और कुछ विशेष राज्यों में ईडी ने किस प्रकार के मामलों पर कार्रवाई की है और किस किस मामलों पर ईडी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। इस पर अपन चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।